हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 7 है, खेलों में फिजियोलॉजी और चोटें। आपको पता है जब खेल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें कुछ इंजरीज हो जाती है, तो वो इंजरी को हम इसमें पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी को भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में डिटेल समरी आपको कराऊंगा और बहुत ध्यान से देखना है। आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसके नोट्स हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। आपको सीधा गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद हमारी वेबसाइट आएगी और आप वहाँ पे जाके नोट्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शारीरिक जो फिटनेस होती है या पुष्टि, शारीरिक पुष्टि भी कहा जाता है, तो वो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, या फिर फिजिकल फिटनेस को हम क्या कहते हैं। तो आप किसी को फिजिकली फिट कैसे मानते हो, आप खुद से सोचो, आप किसे फिजिकली फिट कहोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा है, बीमार है, उसे बहुत तरह की बीमारियां हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी है, अपनी डेली लाइफ के काम अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है, और कार्य करने के बाद भी ज़्यादा थकता नहीं है, उसके पास एनर्जी बच जाती है कि वो और भी कार्य कर सकता है। तो इसी तरीके से फिजिकल फिटनेस को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शारीरिक फिटनेस का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और क्षमता, यानी उसका स्वास्थ्य और क्षमता, जो उसकी कैपेसिटी है, उसका एक ऐसा स्तर होना चाहिए कि जो उसकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको वो अच्छे तरीके से कर पाए। यानी आपके जो डेली लाइफ के जो काम है उसको आप अच्छे से कर पा रहे हो, बिना थकान के अपने कार्य को कर पा रहे हो, और आपात स्थिति में ऊर्जा के साथ किसी कार्य को करने में सक्षम भी आपको बनाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, आप इतने ज़्यादा नहीं थक गए कि आप सीधा सो गए जाके। कहने का मतलब है कि आप काम करते हो, अच्छे से कर पाते हो, बिना थके अपने काम को कर पा रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप कोई काम करना चाहो, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो भी आपके अंदर इतनी एनर्जी बचे कि आप दूसरे कार्य को भी कर पाओ। तो इसको हम कह सकते हैं फिजिकली फिट, जो आसानी से अपनी डेली लाइफ के काम सही तरीके से कर पाता हो। फिर ये फिजिकल जो फिटनेस होती है वो आती कैसे है, किस तरीके से आप फिजिकली फिट रह सकते हो। तो सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है व्यायाम, यानी कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप फिट रहोगे। ठीक है, फिर दूसरा है संतुलित आहार। एक्सरसाइज जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारा एक मतलब बैलेंस डाइट लेना। हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हमें सारे पोषक तत्व जो हैं वो मिल जाएं। फिर पर्याप्त विश्राम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है, और हमें पर्याप्त विश्राम भी चाहिए। यानी कि मनुष्य को फिजिकली फिट रहना है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, अच्छा उसको खाना खाना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, और विश्राम यानी कि नींद भी चाहिए उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसे मिलेंगी तो वो फिजिकली फिट हो पाएगा, उसको हम शारीरिक रूप से पुष्ट मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो फिजिकली फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस होती है, इसके घटक आपको बताने हैं। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, तो मैंने इस मान लीजिए क्वेश्चन ही आपके सामने रख दिया है। तो देखो, फिजिकली कोई फिट है तो उसके क्या महत्वपूर्ण घटक होंगे। सबसे पहले होगी शक्ति, यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है बिल्कुल, वो ताकतवर होगा, यानी उसके शरीर में शक्ति होगी, उसके शरीर में लचीलापन होगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, सहन क्षमता होगी उसके अंदर, और गति भी होगी। तो ये सारी चीजें होंगी, ये सब इसके घटक होते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकली फिट व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसमें ताकत ही नहीं है, उसके शरीर में लचीलापन ही नहीं है, सहन क्षमता नहीं है, उसके अंदर कोई गति नहीं है, तो कैसे आप उसको फिजिकली फिट कह पाओगे। सोचो, नहीं कह सकते ना। तो ये चीजें होनी जरूरी है, कंपलसरी, आप ऐसा मान लीजिए। आगे देखो, फिर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक जो कारक हैं, सॉरी यहाँ पे ना टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे कारक आएगा। ठीक है, तो देखिए, शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक जो हैं आपको वो बताने हैं, बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखो कई सारे पॉइंट आएंगे, हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मांसपेशियों का आकार। देखो, शक्ति कैसे निर्धारित होगी, हमारी मांसपेशी यानी हमारे मसल्स से। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में बड़ी और विशाल मसल्स होंगी यानी मांसपेशियां होंगी, वो अधिक शक्ति उत्पन्न करेंगी, जाहिर सी बात है वो ज्यादा ताकतवर होगा। पुरुषों की जो मांसपेशियां होती है ना, वो बड़ी होती है किसके मुकाबले, महिलाओं के मुकाबले, इसीलिए जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, और जो भार प्रशिक्षण है इसकी सहायता से भी मांसपेशी के आकार को बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग के जरिए, उसकी ट्रेनिंग के जरिए वो क्या करते हैं, अपनी मसल्स को बिल्ड करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले नंबर पे आप इसको लिख के आ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा जो शरीर का वजन होता है, हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में बीएमआई पढ़ा था,
ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई में हमने क्या देखा था, बीएमआई में हमने क्या देखा था कि भाई लोग अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में बांट देते हैं, या तो वो अंडरवेट हो सकता है, या हेल्दी हो सकता है, या ओवरवेट हो सकता है। इसी तरीके से जो शरीर का जो वजन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अधिक भार वाला व्यक्ति यानी कि एक मोटा व्यक्ति है, और दूसरी तरफ एक हल्का व्यक्ति है यानी कि कम वजन वाला व्यक्ति है। तो जो ज्यादा वजन वाला व्यक्ति होगा, जो मोटा होगा, हेल्दी होगा, वो ज्यादा शक्तिशाली होगा एक पतले व्यक्ति से। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि पतला व्यक्ति ज्यादा फुर्तीला हो, लेकिन ताकत उसमें ज्यादा होगी जो हेल्दी होगा। जैसे अधिक शरीर भार वाले भारोत्तोलक, ये एग्जांपल आपके सामने दे रखा है। आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो वेट को उठाते हैं, भारी भारी वेट उठाते हैं, आपने जिम में देखा होगा या यूट्यूब वगैरह वीडियोस में देखा होगा, वो बहुत ताकतवर होते हैं। वो 200 किलो, 150 किलो का वजन जो है वो उठा लेते हैं। ठीक है, और उनके मसल्स आप देखना वो काफ़ी मतलब हेल्दी, लंबे चौड़े मोटे इस तरीके से होते हैं। अगला है मांसपेशियों की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियां जो होती हैं, सबके शरीर में हमारे मसल्स होती हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको फिजिकली फिट दिखाने के लिए आपकी जो मांसपेशियों का स्ट्रक्चर है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है सफेद और एक है लाल। अब ये सफेद लाल का मतलब क्या है? सफेद जो होता है हमारी मांसपेशियों में जो फास्ट ट्विच फाइबर होता है, ठीक है, फास्ट, इसको फास्ट कहा जाता है जो सफेद होते हैं। जो लाल वाले होते हैं इसको बोला जाता है स्लो ट्विच फाइबर। ठीक है, अब यहां पे देखो, जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में ये सफेद वाले ट्विच फाइबर होते हैं, अधिक होते हैं, वो अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों के मांसपेशियों में ये लाल वाले यानी कि जो स्लो फाइबर्स होते हैं, वो शीघ्रता से संकुचित नहीं हो पाते, लेकिन ये लंबे समय तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। और इन फाइबर्स के प्रतिशत का निर्धारण जो होता है कहीं ना कहीं हमारे आनुवंशिकता पे होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी मसल्स में रेड वाले जो आपके जो फाइबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे या वाइट वाले फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ये चीज़ हमारे किस पे निर्भर करती है? आनुवंशिकता पे। आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? जैसे कि मान लो माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं, जैसे किसी के माता पिता, आपने देखा होगा किसी के माता पिता जो हैं वो हेल्दी हैं, मतलब शरीर से हेल्दी हैं, तो उनकी संतान भी जो होती है वो ज़्यादातर उनकी हेल्दी होती है। हमें जो कद काठी मिलती है, ठीक है, वो हमें अपने माता पिता से मिलती है कहीं ना कहीं। और शकल सूरत रंग रूप, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ये हेरिडिटी में मिल जाता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत लंबे हैं हाइट में, और वो भी काफ़ी हाइट में ज़्यादा है, और उसके जो पापा है वो भी काफ़ी लंबे थे हाइट में, यानी अच्छी हाइट थी उनकी। तो वो उनको कहाँ से मिली है? हेरिडिटी से मिली है, यानी आनुवंशिकता से मिलती है। तो हमारी मसल्स में ये वाले ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगे या स्लो वाले फाइबर्स ज़्यादा होंगे, ये चीज़ हम अपने से नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं हमारी आनुवंशिकता से हमको मिलता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका आवेग की प्रबलता, इसको देखते हैं। देखिए, जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, उसमें से तेज तंत्रिका संकेत आते हैं, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में से संकेत आते हैं तेज वाले, तो ये संकेत जो होता है मांसपेशियों को अधिक गत्यात्मक इकाइयों को सक्रिय कर देता है, यानी हमारे मांसपेशियों को ज्यादा एक्टिव कर देती है। जब मांसपेशी ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा बल से वो सिकुड़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है? ताकत भी ज्यादा पैदा होती है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें हमारे जो फिजिकल फिटनेस होती है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है लचक, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। लचक को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं महत्वपूर्ण, वो आपको बताने हैं। तो लचक कैसे निर्धारित होगी? तो इसमें भी आप मांसपेशियों की शक्ति बता सकते हो। देखो, मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, विशेषकर गुरुत्व और बाहरी बल के विरुद्ध। देखो क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशी होती है, उसका एक न्यूनतम स्तर भी होता है, उसकी शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होता है, एक मैक्सिमम भी होता है, एक न्यूनतम भी होता है। न्यूनतम होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बाहर के जो भी बल होते हैं उसके विरुद्ध हमारा जो शरीर की शक्ति है वो काम कर पाए, हमारी मसल्स की शक्ति काम कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हम अपने शरीर को कितना ज़्यादा मोड़ पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है उनका शरीर, वो मोड़ सकते हैं अपने आप को, पीछे पूरा मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। कुछ लोग ऐसे हैं थोड़ा सा झुक जाए उनके दर्द हो जाता है, तो वो जो दर्द हो जाता है, चोट लग जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज भी करते हैं उनका शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसी का दूसरा पॉइंट है जोड़ों की बनावट। हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ होते हैं, बहुत सारे जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में कई प्रकार के जॉइंट होते हैं,
और कुछ जॉइंट ऐसे हैं जहां पे मूलभूत रूप से अन्य जोड़ों की अपेक्षा में ज़्यादा मतलब गति करने की क्षमता होती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल है कंधे, कंधे का जो हमारा जो जोड़ होता है ना, वो ज़्यादा काम कर सकता है घुटने के जोड़ के मुकाबले, ठीक है। तो जोड़ अलग अलग जगह पे हमारे शरीर में है और उनमें भी कुछ ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हैं, कुछ कम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो वही आपको बताना था। तो यहाँ पे जोड़ों की बनावट भी इसके पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट है आंतरिक वातावरण। अब देखो कोई खिलाड़ी है मान लो, उसका आंतरिक वातावरण जो है उसके शरीर का, वो भी खिलाड़ी की लचक को निर्धारित करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मान लो किसी खिलाड़ी को 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि उसके शरीर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से उसके शरीर में कहीं ना कहीं जो लचक है उसमें वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर रहने को छोड़ दिया जाए तो उसकी लचक जो है वो कम हो जाएगी। तो ये शरीर के आंतरिक वातावरण, आंतरिक टेम्परेचर से भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि गर्म पानी में रहा है अगर वो, तो उसके शरीर में को गर्माहट मिल रही है, गर्माहट की वजह से उसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जब वो ठंडी जगह पे जा रहा है, उसको कम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका भी फर्क पड़ता है। फिर होता है चोट। चोट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे संयोजक जो ऊतक है या जो हमारी मांसपेशी है, इसमें चोट लग जाती है, और चोट के कारण जो जिस जगह पे चोट लगती है वहां पे क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है, ठीक है। वहां पे पेन होता है, सूजन हो जाती है, तो आप ये बता सकते हो। फिर एक रेशेदार ऊतक होते हैं, इसमें क्या होता है, ये कम लचीले होते हैं, और ये जो है रेशेदार ऊतक, ये कहीं ना कहीं इन अंगों में मूवमेंट होती है और इसको ये कम करते हैं, ठीक है। और लचीलापन जो होता है, इसमें कमी के कारण भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चोट वाला पॉइंट लिख के आना, चोट पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 5 नंबर का। आगे मैं आपको स्पोर्ट्स इंजरी के नाम से होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं खेलों में लगने वाली चोट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी ये भी आपको हल्का फुल्का याद रखना है। फिर एज एक फैक्टर है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हम बूढ़े होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है या ट्रेनिंग लेता है, योगा करता है, तो उसके शरीर की जो लचक है वो बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर कोई इनएक्टिव लाइफ जी रहा है, यानी कि वो एक्टिव ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके शरीर की लचक जो है वो कम होने लग जाती है। फिर जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल भी हमारे शरीर की लचक को दिखाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, दूसरी तरफ उसका कोई फ्रेंड है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करता होगा, उसके शरीर में लचक ज़्यादा होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो ऐसा व्यक्ति होगा जो निष्क्रिय जीवन जी रहा होगा, यानी कि जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, उसके शरीर में लचक जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक टॉपिक बन जाता है, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है, अगर उसको हम रेगुलर करते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां होती है, ठीक है, मसल्स होती है, उस पे मांसपेशी जो तंत्र होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से फायदा ही होता है, नुकसान तो आपको होगा नहीं। तो देखते हैं क्या फायदा होता है, ठीक है। तो देखो, अगर रेगुलर एक्सरसाइज कोई करता है तो एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें गर्मी लगती है। मांसपेशियों में जो थकान है उसमें देरी आती है, कहने का मतलब है जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करेगा उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेमिना यानी उसके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और वो उसकी थकान में देरी यानी देर से थकेगा। आपने देखा होगा कि जो कोई मजदूर लोग होते हैं वो डेली सिर पे ईंटें उठा के 3-3 मंजिल पे जाते हैं, वो दिन में 50 चक्कर लगा देंगे तो भी वो उतना थकते नहीं है। लेकिन अगर हम इसी काम को करेंगे तो हम थक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां उसके अकॉर्डिंग ढली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सरसाइज करोगे अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में जो थकान होती है उसमें देरी आएगी। फिर हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, यानी रक्त का जो प्रवाह होता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से। मांसपेशियों का साइज भी बढ़ता है, मांसपेशियों का आकार और अच्छा हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। तो ये सब क्या है, व्यायाम करने से होता है। हमारे शरीर में मान लो कहीं फैट जमा हो रहा है, अतिरिक्त वसा यानी कि एक्स्ट्रा फैट अपने शरीर में अगर जमा हो रहा है, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो फैट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छी और सही शारीरिक मुद्रा को बनाए रखना, यानी हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है, आप देखते हो कई लोग बैठते हैं वो गलत तरीके से बैठते हैं, झुके से रहते हैं, चलते वक्त कुछ झुके से रहते हैं, शरीर का सही पोस्चर नहीं होता है। तो शरीर का सही मुद्रा और पोस्चर बनाए रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर पोषक तत्व भंडार में वृद्धि, हम जो खाते हैं, जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उसका भंडारण सही से हो पाता है हमारे शरीर में। फिर संतुलन, शक्ति, समन्वय, गति, फुर्ती,
ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, लचीलापन वगैरह, ये सब कैसे बढ़ेगा? अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर मांसपेशियों की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, जो हमारा श्वसन संस्थान होता है, ठीक है, उस पे व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो हमारा कार्डियो श्वसन संस्थान है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। तो देखिए, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो रक्त दाब होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल में रहेगा। हृदय दर में भी कमी आएगी आपकी, हृदय का जो आकार और वजन है उसमें वृद्धि होती है। हमारी जो धमनियाँ होती हैं उसका साइज में कहीं ना कहीं वृद्धि होने लगती है। जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, हृदय रोग का जो जोखिम होता है वो कम होता है। इसीलिए कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली वॉक पे जाना चाहिए, रनिंग वगैरह करना चाहिए। क्यों? ताकि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता है। फिर श्वसन क्रिया जो है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। हमारे फेफड़े, हमारी छाती जो है उसके आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या होता है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, सफ़ेद या लाल तंतु, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दोनों ही पूछ लेते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले हमने थोड़ा एक जगह पे इसको पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सफ़ेद वाले क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और लाल वाले जो होते हैं तंतु, या जिसको ट्विच फाइबर जो भी कहते हैं हम, वो क्या होता है? स्लो होते हैं। तो देखिए, ऐसे तंतु यानी जो सफ़ेद वाले हैं जो कि गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, गति क्रियाओं के लिए, ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्लो है, ये क्या करते हैं? ये सहन शक्ति वाली जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए जाने जाते हैं। और ऐसे तंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। ठीक है, ये अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकते थे, ऑक्सीजन नहीं है तो भी काम करेंगे, लेकिन ये जब ऑक्सीजन होगा तभी काम करेंगे। तो ये इनके बीच में क्या है? अंतर है। बस आपको ये एक एक लाइन याद रख लेना है, इसी से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसे आराम से कर पाओगे। फिर एक है खेल चोटें, यानी जब स्पोर्ट्स कोई गेम खेलते हैं, हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हमको कई प्रकार की इंजरीज हो जाती है। आप देखते हो कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, रगड़ लग जाती है, लिगामेंट्स फट जाते हैं, या हमारे खरोच आ जाती है, मोच आ जाती है, ठीक है, अस्थि भंग हो जाता है, कई तरह की चोटें हो जाती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं, खेल चोट यानी खेल में लगने वाली जो चोटें होती हैं उस पर चर्चा करनी है। तो इसको कई कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। कोमल ऊतक चोटें, यानी आपके मान लो स्किन में कोई चीज़ हल्की लग जाए, खरोच आ जाए, छिल जाए, कट जाए हल्का फुल्का, ठीक है, तो ये कोमल में आ जाती है। कठोर ऊतक चोट, मान लो आपकी हड्डी वगैरह में कहीं टूट फूट हो जाए, दांत वांत टूट जाए, जबड़े वगैरह में चोट लग जाए, या फिर हमारे जो शरीर के जॉइंट होते हैं, जॉइंट में कोई चोट लग जाए, या हड्डियों में, हड्डी भी कई प्रकार की टूटती है, हड्डी टूट जाती है, वो टूटती भी कई प्रकार की हैं, उसको भी आगे हम देखने वाले हैं। तो ये चोटें होती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोमल और जो कठोर है इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारी जो स्किन होती है, या जो हमारी मसल्स है, या जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, अगर उसमें कोई चोट लग जाए, इसमें लगने वाली कोई चोट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोमल ऊतक, या फिर इसको नरम ऊतक भी कहते हैं। हो सकता है पेपर में आपके कोमल की जगह नरम ऊतक लिखा हो, तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है कठोर ऊतक चोटें, यानी जो हमारी हड्डी, हमारे हाथ या हमारे कार्टिलेज जो होते हैं हमारे शरीर में, उसमें अगर कोई चोट लग जाए तो उसको कठोर ऊतक वाली चोटें कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, पेपर में आता है तो आप आराम से कर दोगे। अब बात करते हैं जोड़। हमारे शरीर में होते हैं बहुत सारे जॉइंट, ठीक है, आप हाथ को ऐसे घुमा पा रहे हो तो यहाँ जॉइंट है, कलाई को घुमा पा रहे हो यहाँ जॉइंट है, ठीक है, कंधों में जॉइंट, हर जगह मतलब हमारे शरीर में जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, जहाँ पे हड्डियां आपस में आके जुड़ती हैं, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो ये जो जोड़ होते हैं, कई बार इसमें विस्थापन हो जाता है, किसी का कंधा उखड़ गया, आपने देखा होगा कंधा उखड़ जाता है, हाथ उखड़ जाता है, घुटना उखड़ जाता है, इसको विस्थापन कहते हैं। तो ये जोड़ से रिलेटेड चोट होती है। इसमें जो जुड़ी हुई हड्डी होती है वो अपने स्थान से, जिस जगह पे होती है उस जगह से उखड़ के दूसरी जगह चली जाती है, हट जाती है थोड़ी सी, तो इसको बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो, इसका जो दाहिना कंधा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हड्डी का विस्थापन हो गया है, तो इसमें बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, खेल के दौरान ऐसी चोट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हड्डियों की चोट। अस्थि जॉइंट हमने देख लिया, अब हड्डियों की चोट की बात कर लेते हैं। तो हड्डी में लगने वाली जो चोट है, फ्रैक्चर हो जाए, कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, जो भी है, ये सब हड्डियों की चोटें होती हैं। और इसका पता कैसे लगता है? एक्सरे के द्वारा। ठीक है, एक्सरे के द्वारा ये पता लग जाता है कि हड्डी सही है या टूट फूट गई है।
तो ये, अब हड्डी में जो लगने वाली चोटें होती है इसको अस्थिभंग कहते हैं, ठीक है। हड्डी में लगने वाली चोट को क्या कहते हैं, अस्थिभंग कहते हैं। और अस्थिभंग जो होती है वो कई प्रकार की होती है। हड्डी टूटती है इतने प्रकार से आप सोच भी नहीं सकते। चलो देखते हैं क्या क्या। अब मान लो ये बोलते हैं इसको कच्चा, छोटा बच्चा है मान लो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नरम हड्डियां होती हैं, उसको कच्ची हड्डी कहते हैं। उस समय कोई चोट लग जाए, या फिर हड्डी बहुखंड यानी एक से ज्यादा टुकड़े हो जाए हड्डी के, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, इसे बहुखंड कहते हैं। अनुप्रस्थ मतलब बीच में से हल्का सा टूट गया है, ठीक है। तिरछा टूट गया, हड्डी तिरछे तरीके से टूटी है, या पचर्री टूट के कई हिस्सों में, मतलब वो धस गए हैं आपस में हिस्से उसके, तो इस तरीके से इसको जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले कच्चा अस्थिभंग कहते हैं। तो देखो, जब हड्डियां नरम होती हैं, नरम होने के कारण बचपन में जब हड्डियां टूटती फूटती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कच्चा अस्थिभंग। फिर बहुखंड, इसमें क्या होता है, 2 से अधिक टुकड़ों में हड्डी जो है टूट जाती है, यानी कि हड्डी 2, 3, 4 कितने भी टुकड़ों में टूट सकती है, 2 से अधिक टुकड़ों में। अनुपस्थ अस्थिभंग में क्या होता है, हड्डी बिल्कुल समकोण पे टूटती है, ठीक है, बिल्कुल आप देख रहे हो 90 डिग्री पे टूटी है इस तरीके से। फिर है विकर्ण में टूटी हुई, यहाँ पे देख रहे हो, जिसको हम तिरछा भी कहते हैं, मतलब तिरछी टूटी हुई है। और पचर्री में क्या होता है, हड्डी टूट जाती है और आपस में उसके सिरे जो होते हैं एक दूसरे में धस जाते हैं। तो इस तरीके से इतने प्रकार से हड्डियां जो हैं वो टूटती हैं, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वृद्धावस्था, ये इंपॉर्टेंट है। हम सभी के जीवन में ये अवस्था आनी है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम बुढ़ापे की ओर जाने लग जाते हैं। तो उम्र बढ़ने के कारण होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में बुढ़ापा आने लगता है, हमारे शारीरिक कार्य करने की जो दक्षता है या क्षमता है उसमें धीरे धीरे एक परिवर्तन आता है और कमी आने लग जाती है। जब यंग एज में जो काम हम आसानी से कर पाते हैं उसको हम बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी दक्षता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ये परिवर्तन आमतौर पर देखें तो 40 साल की एज के बाद जो है देखने को मिलते हैं, यानी बुढ़ापे के लक्षण जो होते हैं 40 साल की उम्र के बाद देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। अब वृद्धावस्था जो होते हैं उसके लक्षण जो होते हैं उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो बताओ। एक तो होता है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ठीक है। दूसरा होता है पर्यावरण, या उसमें भोजन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, व्यायाम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। फिर आनुवंशिकता में तो आप जानते हो, जैसे हमारे माता पिता या उनके साथ हुआ था उसी से मिलते जुलते लक्षण हमें भी हमारे शरीर में भी देखने को मिलते हैं। तो वृद्धावस्था जो है इसके कारण शरीर में जो आने वाले परिवर्तन है इसको देखते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारा मांसपेशीय तंत्र प्रभावित हो जाता है, हमारी मांसपेशियों की शक्ति जो है या उसका वजन जो है उसमें कमी आने लग जाती है। तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता, हमारे कान, नाक या सूंघने की शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। फिर हमारा जो पाचन तंत्र होता है, खाने को पचाने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर बहुत तरह की चीज़ें जैसे एसिड हो गया, लार या पाचन एंजाइम हो गए, ठीक है। ये जो ग्रंथियां होती हैं इनका जो आकार होता है उसमें कमी आने लग जाती है। हमारी जो हड्डियां होती है उसके घनत्व में कमी आने लग जाती है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, हड्डियों में दर्द होने लग जाती है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, और कभी कभी हड्डियों से रिलेटेड रोग हो जाते हैं, कभी कभी हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ बता सकते थे, ये बुढ़ापे के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको लगे चैप्टर बहुत बड़ा था, पर मैंने आपको समराइज तरीके से बताया है, कम टाइम में आपको सारी बातें बता दी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चोट वाला क्वेश्चन आएगा, वृद्धावस्था वाला क्वेश्चन आएगा, ये 2-3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप पे जाना है और यहाँ पे जाके आप पीडीएफ को सर्च कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और शेयर कर दें।